हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जानेंगे क्लास 10 का ज्योग्राफी। तो आज हम लोग अध्याय 4 का अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो आइए आज हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 15 है, गहन कृषि क्या है? गहन कृषि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वह खेती जिसमें अत्यधिक उत्पादन के लिए प्रति इकाई भूमि पर पूंजी और श्रम की अधिक मात्रा का प्रयोग करके किया जाता है, उसे गहन कृषि कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग? गहन कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति का क्या होनी चाहिए? कपास के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास के उत्पादन के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। इस फसल के लिए उच्चतम तापमान, हल्की वर्षा या सिंचाई, 210 पाला रहित दिन और खिली धूप की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेशेदार फसलों से आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास, जूट, सन और प्राकृतिक रेशम भारत में उगाई जाने वाली मुख्य रेशेदार फसल है। इनमें से 3 मिट्टी में फसल उगाने से प्राप्त होती है और चौथा रेशम के कीड़े से कोकून प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोपण कृषि एक प्रकार के वाणिज्यिक खेती है। इस प्रकार की खेती लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है। इसमें अत्यधिक पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है, जैसे चाय, कॉफी, रबड़, गन्ना, केला इत्यादि। क्वेश्चन नंबर तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है, मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? मोटे अनाज से क्या तात्पर्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटे अनाज अर्थात मिलेट से अर्थ है पहाड़ी, पथरीली या कम उपजाऊ भूमि पर उगाई जाने वाली फसलों से है। इसमें कुछ खाद्यान्न की फसलें हैं और कुछ चारे की, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी और मक्का मोटे अनाजों की फसलें हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में चाय के उत्पादन के लिए भौगोलिक स्थिति का वर्णन करें। तो चाय एक पेय पदार्थ है। यह रोपण कृषि के अंतर्गत आता है। चाय को अंग्रेजों ने भारत में लाए थे। चाय कृषि के लिए उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी तथा सुगध जल निकास वाले ढलवां क्षेत्रों में उगाया जा सकता है। चाय के लिए पूरे वर्ष उष्ण, नम और पाला रहित जलवायु की आवश्यकता होती है। चाय एक श्रम प्रधान कृषि है। क्वेश्चन नंबर
21 है, कर्तन दहन प्रणाली से क्या समझते हैं? कर्तन दहन प्रणाली से क्या समझते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा किसानों के द्वारा जमीन के किसी टुकड़ों को साफ करके उस पर अपने परिवार के भरण पोषण के लिए अनाज एवं खाद्य फसलें उगाते हैं। जब उस मृदा की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है तो किसान उस भूमि को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं और फिर किसी भूमि को साफ करते हैं और खेती का कार्य करते हैं। इसे स्थानांतरित कृषि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय कृषि की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखें। तो भारतीय कृषि की प्रधान देश है जिसमें कृषि की 4 विशेषताएं निम्न हैं। तो फर्स्ट है, खेती में पशुओं की मुख्य भूमिका होती है। सेकंड है, भारतीय कृषि पूरी तरह से मानसून पर आधारित है। थर्ड है, भारतीय कृषि में जोतों का आकार छोटा है। फोर्थ है, उत्पादन में खाद्य पदार्थों की बहुत अधिकता रहती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय कृषि के विक्षेपण से क्या कारण है? भारतीय कृषि के विक्षेपण के क्या कारण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत एक कृषि प्रधान देश है। इसकी विक्षेपण के निम्न कारण है। फर्स्ट है, पारंपरिक तकनीक। पारंपरिक तकनीक। तो भारतीय किसान आज भी कृषि कार्य हेतु पारंपरिक तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादन कम हो जाता है। सेकंड है, जोतों का छोटे आकार। तो भारत में एक ही परिवार के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी भूमि को बांटते जाते हैं, जिसके कारण जोतों का आकार छोटा होता जा रहा है और कृषि पिछड़ रही है। थर्ड है, मानसून पर आधारित। भारतीय कृषि पूर्ण रूप से मानसून पर आधारित है। जब वर्षा अच्छी होती है तो कृषि होती है और वर्षा अच्छी नहीं होती है तो उत्पादन अच्छा नहीं होता है। इसलिए भारतीय कृषि को मानसून के साथ जुआ कहा जाता है। थर्ड है, साख का अभाव। भारतीय कृषि ऋण के अभाव में पिछड़ रहा है। व्यापार बैंकों द्वारा कृषि को ऋण नहीं दिया जाता है। जमींदारों के द्वारा ऋण दिया जाता है, परंतु ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव का वर्णन करें। तो भारत के अधिकांश जनता जीविका निर्वाहन के लिए कृषि पर निर्भर है। सरकार के द्वारा भारतीय कृषि का वैश्वीकरण किया गया है। भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव निम्न है। तो फर्स्ट है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि तकनीक जैसे यंत्र का प्रयोग होने लगा, जिससे फसलों के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। सेकंड नंबर है, भारत में कृषि के साथ साथ व्यापारिक कृषि का तेजी से विकास हुआ है। आज भारतीय किसान व्यापारिक फसलों के उत्पादन पर अत्यधिक बल देते हैं, जिससे उन्हें अधिक लाभ की प्राप्ति हो रही है।
थर्ड है हरित क्रांति का आगमन से उन्नत किस्म के बीज का प्रयोग हो रहा है, जिससे उनकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है, अधिक उत्पादन हो रहा है और अधिक मूल्य की प्राप्ति हो रही है। फोर्थ नंबर है वैश्वीकरण के कारण भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात भी हो रहा है, जिससे विदेशी व्यापार में भारत का योगदान में वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण के कारण बड़े किसानों को अधिक लाभ प्राप्त हुआ है एवं छोटे किसानों को वैश्वीकरण का लाभ नहीं मिल पा रहा है। वैश्वीकरण से जहाँ तक विदेशी व्यापार में भारत का योगदान सराहनीय रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।